हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के अब की बार आरआरबी पार एनटीपीसी एंड ग्रुप डी स्पेशल बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज की पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या करा है। यदि 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर हो जाए तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा? कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगी? तो अब इसे कैसे लगाया जाएगा? एक बात आप ध्यान दीजिए, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक, एसआई की बात कर रहा है। तो और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर हो जाए। तो साधारण ब्याज जो हो रहे हैं 8 साल में वो मूलधन के 40% के बराबर हो जा रहा है। अब आप ध्यान दीजिए कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि मूलधन पर ईयर जो है कांस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता सीआई की तरह, ठीक। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 8 वर्ष इज इक्वल टू 40%, और ये भी कह सकते हैं कि यही 40% ही हमारा रेट है 8 वर्ष का। यानी 8 वर्ष में कितना रेट बना? 40%। या यूँ कह सकते हैं कितना ब्याज बना? 40% ब्याज बना। तो यानी एक वर्ष में कितना बनेगा तब हमारा? 8 से भाग दीजिए तो 8 पंचे 40, 5% बनेगा। जब 8 वर्ष में 40% बना तो एक वर्ष में कितना बनेगा? 5% बनेगा। तो अब एक बात याद रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब मूलधन के बराबर करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? मूलधन का दूना हो जाएगा। मूलधन के बराबर करना या मूलधन का दूना करना दोनों एक ही बात है, ठीक। मूलधन का दूना हो जाना एक ही बात है। तो आपको मैं बताया था पिछले पार्ट में किसी क्वेश्चन में कि जब भी क्या होता है कि कोई भी धन अपने मूलधन का दूना होता है तो उसका ब्याज 100% होगा, तभी वो दूना होगा। अब वो चाहे 1 साल में हो या चाहे जितना आगे कितने साल में भी हो, लेकिन जब तक वो 100% कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो अपने मूलधन का दूना नहीं हो सकता, ठीक। तो अब इसे मुझे 100% बनाना है तो क्या करेंगे? इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, तब ये 100% बन जाएगा, ठीक। जब इधर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी करेंगे, ठीक। ये 20 हो गया, तो यानी ये क्या बन गया? 20 वर्ष में हमारा कितना बना? 100% बना, ठीक है। 20 वर्ष में कितना बना? 100%। तो यही तो हमसे पूछ रहा था, और आ गया क्या आंसर? ये डी वाला, ठीक। वही तो पूछ रहा था कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगी, यानी दूना हो जाएगी। तो 100% जब लगाएंगे तो हमारा 20 वर्ष बाद हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन का दूना हो जाएगा, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 32 ऐसे क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के किस ब्याज दर पर कोई धन 3 साल में स्वयं का 27 गुना हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के किस ब्याज दर पर कोई धन 3 साल में स्वयं का 27 गुना हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए इसमें, अब सीआई जो होता है, एक बात पॉइंट याद रख लीजिए, सीआई जो होता है हमारा एक तरीके से जैसे फ्रॉक्स होता है, मेढक जंप करता है उस तरह ये मतलब आगे बढ़ता है। लेकिन जो हमारा ये एसआई होता है वो क्या है कि कांस्टेंट जंप करता है। ऐसे जैसे मेरे कहने का मतलब 1 साल में कोई धन है, 2 साल हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो 1 साल में 2 गुना होगा, 2 साल में क्या होगा? 3 गुना होगा, 3 साल में क्या होगा? 4 गुना होगा। तो इस तरह हमारा क्या होता है? एसआई चलता है। लेकिन सीआई क्या होता है? 1 साल में क्या होगा? 2 गुना होगा, तो अगले साल ये 4 गुना होगा, फिर नेक्स्ट ईयर ये 8 गुना होगा, फिर नेक्स्ट ईयर 16 गुना होगा। ऐसे होता है। कौन? सीआई ऐसे चलता है। यानी ये हो गया 2 का स्क्वायर। सीआई हमेशा क्या है? ये इस तरह लेकर चल रहा है इसका, जैसे A1 2 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2, फिर 2, फिर ये 2, ठीक है। इस तरह चल रहा है। और ऐसे ही अगर 3 का ले लें तो हमारा यही जो क्वेश्चन बात कर रहा है, तो हम फर्स्ट ईयर में ये 3 गुना, सेकेंड ईयर में 3 तिक्का 9 गुना, फिर थर्ड ईयर में 9 त्रिक 27 गुना,
ठीक है। 4th ईयर में क्या होगा 81 गुना। इस तरह हमारा CI चलता है। ठीक, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए, आप दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से लगते हैं, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। अब यही क्वेश्चन देखिए, इस पे मैच करता हुआ लगेगा। देखिए ये क्या कर रहा है, 3 क्या कर रहा है, 3 साल में क्या हो रहा है, 27 गुना हो रहा है। कितना, 27 गुना। अब सोचिए 3 साल में 27 हुआ तो इसके पीछे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। ठीक, तो 2 साल होगा तो फिर क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 9 गुना होगा। ठीक है, यानी 3 से इसमें भाग होगा। फिर अब 1 साल पीछे ले जाएंगे तो 1 साल में चला जाएगा ये। ठीक, तो अब ये फिर से इसमें 3 से भाग देंगे तो ये बचेगा क्या, 3 गुना। ठीक, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इधर से हम क्या है, साल घटा रहे हैं तो इधर हम 3 से भाग देते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि 3 का टेबल से ही डिवाइड होगा और 3 का ही चल रहा है, जो मैंने अभी आपको समझाया था उस हिसाब से। 3 3 3 9 9 3 27 इसी तरह चलता है ना, 81। तो अब आप यहाँ पे क्या पा गए कि 1 साल में 3 गुना हो जा रहा है, यही जो क्वेश्चन पूछ रहा है। 1 साल में क्या हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि किस ब्याज दर पर, किस ब्याज दर पर कितना होगा, 27 गुना हो जाएगा। तो आप सोचिए कि हमें ब्याज दर निकालना था ना, तो हम जब 1 साल पे 3 गुना लगता है तो आप आसानी से ब्याज दर निकाल सकते हैं। अब 1 साल पे 3 गुना लगता है तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी धन जो है अपने का दूना जब तब होगा जब क्या होगा, उस पर 100% का ब्याज लगेगा। अपने का 3 गुना तब होगा जब उस पर 200 का ब्याज लगेगा। अपने का 4 गुना तब होगा जब उस पर क्या है, 300% का ब्याज लगेगा। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे दिमाग लगा लें, ये हमारा 3 गुना हो रहा है, यानी क्या होगा, 200% का ब्याज लगेगा। अब यही 2 गुना होता तो हमारा 100% लगता। अब आप सोचिए कि ये हो कैसे रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का 3 गुना जब किया जाता है तो उसमें क्या होता है, 3 माइनस 1 करते हैं बराबर क्या होता है, 2। ठीक, तो इसमें 1 जो होता है वो हमारा मूलधन होता है। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 100 रुपये है, कहते हैं हम दुगुना कमा लिए, रोज़ जितना कमाते हैं उसका दूना कमा लीजिए। तो यानी 100 का गुणा 2 करते हैं, आप 200 कर लेते हैं। आप यही कहते हैं ना, हम रोज़ जितना कमाते थे आज उसका दुगना कमाए हैं। दुगना कमाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो 100 कमाते थे उसको छोड़ कर के आज 200 ज़्यादा कमाए, नहीं, इसमें 100 मिला हुआ है। ठीक है, इसमें 100 है, जो पहला रोज़ कमाते थे उसका भी 100 जुड़ा हुआ है। तो वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, ये 3 गुना का है तो इसका मतलब एक पार्ट इसका मूलधन अभी इसमें है, तो बचा हुआ क्या है पार्ट, 2 गुना है। यानी इसको बेनिफिट कितना हो रहा है, +2 का हो रहा है। तो अब +2 का लेने के लिए हमें 200% ब्याज तो लगाना ही पड़ेगा, जो मैं आपसे अभी डिस्कस करते आ रहा हूँ कि आपको दुगुना करना पड़ेगा तो 100%, 3 गुना करना पड़ रहा है तो 200%। तो इसलिए ये हमारा 200% ब्याज लगेगा। ठीक, तो अब 200 कहीं मैच कर रहा है क्या, ये 200% हो गया। आई थिंक बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। इसे यही क्वेश्चन हम डायरेक्ट लगा लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, बस समझाने के लिए आपको कर दिया। जैसे मेरे कहने का मतलब यही था ये क्वेश्चन का। आप जब भी आपके एग्जाम में अब नेक्स्ट टाइम में इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप क्या कीजिए, यही जैसे 3 पूछा था 27 था, ठीक है, तो अब ये तुरंत यहाँ पे 3 हटाइए और ये फिर 3, ये हमारा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 आकर यही 3 से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ 1 बना लीजिए और ये 3 से हटा लीजिए तो हमारा 3 हो गया। ठीक है, इस तरह हम डायरेक्ट कर सकते थे कि 1 साल में हमारा कितना हो गया, 3 गुना हो गया। इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए सब बताया क्योंकि बेसिक पता होना चाहिए आपको कि कैसे ये हो रहा है, नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपसे 2 साल पूछेगा, 1 साल पूछेगा तो आप इस तरह टर्न करके लगा ले जाएंगे, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया इसके बारे में थोड़ा से एक्सपेंड करके। अब क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। कह रहा है एक बस बिना रुके 60 किलोमीटर पर आवर्स की गति से यात्रा करती है
तथा रुकने के साथ 45 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है, तो बस प्रति घंटा औसत पर रुकने में कितने मिनट लेती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बस जो है बिना रुके कहीं रुकता नहीं, नॉन स्टॉप। आप जानते होंगे नॉन स्टॉप बसें चलती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट से ऐसी चलती है ना, नॉन स्टॉपेज बसेज और स्टॉपेज बसेज तो सुने होंगे आप। तो ये नॉन स्टॉप बस है जो 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है, कहीं नहीं रुकती। और एक स्टॉपेज बस है जिसकी स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या देख रहे हैं आप, स्टॉप हो रहा है इसीलिए तो उसका स्पीड कम हो जा रहा है। और कितना कम हो रहा है, 60 माइनस 45 यानी 15 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कम हो रही है 1 घंटे के अंदर। और वही वो पूछ रहा है, तो बस प्रति घंटा औसत पर रुकने में कितने मिनट लेती है। यानी ये कह रहा है कि 1 घंटे के अंदर बस कितनी जगह रुकती है और उन सारी जगहों का औसत टाइम क्या होगा, वही पूछ रहा है। अब 1 घंटे के अंदर बात कर रहा है, तो अब आप सोचिए कितनी आसानी से इसे लगाया जा सकता है। देखिए आप अभी क्या देख रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड नॉन स्टॉप। ये अपने आप में क्या है, 100% है कि नहीं, 60 अपने आप में 60 क्या है, 100% है। अब क्या है, ये 45 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, 60 माइनस 45 इज इक्वल टू क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड कम हो जा रही है इस वाले की, ठीक। अब यही हमको निकालना है। आप सोचिए ये 15 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम हो जा रही है, तो कितना परसेंट कम हो रही है। तो इसे ऐसे कर सकते हैं परसेंट में चेंज करने के लिए। आप जानते हैं 15 चौका 60, 4 से काट दिए, हमारा कितना हो गया 25%। यानी इसकी स्पीड कितनी कम हो जा रही है, 25% कम हो रही है। तो जब पर हावर्स की स्पीड 25% कम हो रही है, तो पर हावर्स की टाइम भी 25% कम होगी, ठीक। और वही टाइम की हमसे वो बात कर रहा है, वही टाइम को हमसे पूछ रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, हमारा 25% निकल गया कि हमारा स्पीड कम हो रही है। तो 1 घंटे के अंदर बात कर रहा है प्रति घंटा, तो 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है, 60 मिनट, क्लियर। अब क्या है, 60 मिनट का आप 25% निकालिए, तो 25% निकालेंगे आप, तो क्या है 60 गुणे 1/4 लिखेंगे, 4 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक। क्या आ जाएगा आपका, ये 15 मिनट आ जाएगा, ठीक है, 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। कहीं मैच कर रहा है क्या, ये ए वाला, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए क्या करा है। करा है, राम साइकिल से 16 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करता है। यदि साइकिल एक समान गति से चल रही है तो 4 घंटे में राम कितनी दूरी तय करेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे लगाया जा सकता है। क्या कर रहा है, 48 मिनट में कितना जा रहा है, 48 मिनट में कितना जा रहा है, 16 किलोमीटर, ठीक है, तय करता है। यदि साइकिल एक समान गति से चल रही है तो 4 घंटे में राम कितनी दूरी तय करेगा। तो इसका मतलब आपको पहले उसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी, और आप जानते हैं कि स्पीड हमेशा या तो मीटर पर सेकेंड निकलता है या तो किलोमीटर पर आवर्स निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे घंटे की बात की है, हावर्स की बात की है, इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, इसकी स्पीड को हावर्स में चेंज कर देना चाहिए, मतलब टाइम को हावर्स को में चेंज कर देना चाहिए, घंटे में चेंज कर देना चाहिए। तो 48 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 48 गुणे 1/60 घंटा, यही तो लिखा जाता है। जब हमें मिनट से घंटे में चेंज करना पड़ता है तो हम 60 से भाग देते हैं, और जब क्या है घंटे से मिनट में चेंज करना होता है तो 60 से गुणा करते हैं, ठीक। ये बात क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये 16 किलोमीटर हो गया। अब ये हम क्या करते हैं, इसको ये हमारा 48 काट लिए, इसको हमारा 12 चौक 48 हो गया, और ये क्या हो गया 12×5 60, क्लियर। तो हमारा 4/5 घंटा हो गया, बराबर क्या हो गया 16 किलोमीटर। अभी क्या है, 4/5 घंटा बराबर 16 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रहा है इतने टाइम में। तो अब 4 घंटा हम ऊपर ही छोड़ते हैं और 5 उधर कर देते हैं, तो 16 गुणे 5 किलोमीटर हो जाता है, यानी क्या हो गया 80 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए यही हमसे पूछ भी रहा है, 4 घंटे में राम कितनी दूरी तय करेगा। आप सोचिए आसानी से ये आ भी गया और यही पूछ भी रहा है, इससे आसान और कौन क्वेश्चन हो सकता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, और ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, सी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, ऐसे क्या कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है 9/13, 7/12, 5/11, 3/10 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में हम इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, थोड़ा देखिए आपको कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है कि आप डायरेक्ट जल्दी से लगा लें। 5/11, 3/10, इसमें हमें कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है कि 9 - 2, 7 - 2 और ये 5 - 2, ठीक है, ये दिखा। और दूसरा ये हर में देख रहे हैं -1, ये -1, ये -1, ये क्या है हमारा सेम डिफरेंस चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं +4, यहाँ पे क्या है +5, यहाँ पे क्या है +6 और यहाँ पे क्या है +7। मतलब यहाँ पे सेम डिफरेंस के हिसाब से घट रहा है और यहाँ भी सेम डिफरेंस के हिसाब से घट रहा है। लेकिन इधर क्या देख रहे हैं, इसका डिफरेंस जो है हमारा वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं। तो जब भी ऐसा कंडीशन बनता हुआ दिखाई दे, ठीक है, तो आप तुरंत क्या कीजिए कि जो हमारा लेफ़्ट वाली नंबर्स होती है वो सबसे बड़ी होती हैं और जो राइट की होती है वो सबसे छोटी होती है। और ऐसे समय में क्या होता है, जब हम लेफ़्ट से राइट चलते हैं तो हमारी मान जो है घटती जाती है और जब राइट से लेफ़्ट चलते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसलिए हमसे क्या कर रहा है, आरोही क्रम में सेट करने के लिए, और राइट क्रम में ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। मतलब इधर से चलेंगे तब हमें आरोही क्रम में मिलेगा और जब इधर से चलेंगे तो अवरोही क्रम मिलेगा, क्योंकि ये वैल्यू घट रही है जैसे जैसे, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है बढ़ रहा है इसीलिए। तो अब इसे क्या लिखेंगे, 9 हम आरोही क्रम में सेट कर रहे हैं ना, तो 3/10 ग्रेटर दैन 5/11 इज ग्रेटर दैन, अब ये क्या है हमारा 7/12, ये हमारा क्या है 9/13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं मैच कर रहा है क्या, ये हो गया। ठीक, अब इस पे थोड़ा से आपको समझा देते हैं कि इसमें देखिए कि ये वैल्यू 4, 5, 6, 7 जब बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू इधर की तरफ घट क्यों रही है, इसलिए क्योंकि आपको जब भी कहा जाए 5 लिखा गया है ऊपर और नीचे 3 रखा गया है, ठीक है, अभी इसका डिफरेंस क्या है 2 का है। अगर इसी का डिफरेंस हम बढ़ा दें 4 कर दें तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप सोचिए 4 से भाग देंगे तो 1.25 आ रहा है, और वही जब हम 3 से भाग दे रहे थे तो हमारा 3 करने में जा रहा था, फिर 3 छक 18 जा रहा था, फिर 3 छक 18, यानी ₹1.66 और ये ₹1.25 जब हमने 5/4 किया था तब ये आ रहा था, जब 5/3 किया तो ये आ रहा था। तो यहाँ डिफरेंस हमारा 2 का था, यहाँ पे डिफरेंस +1 का था। ऐसे ही अगर हम और कर लेते, कम कर लेते 5/2, तो यहाँ पे डिफरेंस हमारा 3 का हो गया। तो हमारा क्या होगा, ये वैल्यू आ रही है 2.5। क्या देख रहे हैं, जब हमारा डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो हमारी ये वैल्यू क्या है। और डिफरेंस में ये भी याद रखना है कि जब हमारा हर की वैल्यू जो है घटती जाती है तब हमारा जो आता है वैल्यू वो बढ़ता है। लेकिन अगर हर की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो फिर क्या होता है, हमारा उसका मान घटता जाता है। यहाँ पे क्या था कि कांस्टेंट थी, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं था। 4 और +5 +6 +7 ये बढ़ता ही जा रहा था। तो जब ये बढ़ता जा रहा है और ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा ये वैल्यू घटती जाएगी। ठीक, और क्यों घट रही है यहाँ से आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हमारा हर में क्या है 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो मतलब ये घट रही है वैल्यू किसकी, हर की। इसीलिए हमारा क्या है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारा क्या है, जब ये +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ, तब डिफरेंस हमारा हो रहा है तो हमारी वैल्यू बढ़ रही है। 125 हुआ, 66 हुआ, इतना हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर यही क्या होता कि हमारा ये डिफरेंस तो बढ़े, लेकिन इसका जो नीचे वाला घट रहा है वो घटने के बजाय अगर बढ़ना शुरू हो जाता, अगर यहाँ पे हमारा हो जाता 2, यहाँ पे हमारा 3 है, यहाँ पे हम 4 कर लेते, तब यही वैल्यू क्या हो जाती, यही उल्टा हो जाती। यहाँ पे 2.25 होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे 1 यहाँ पे क्या होता 25 होता। अब आप क्या देख रहे हैं, वैल्यू घट रही है कि नहीं, अब वैल्यू घट रही है। जब हमारा हर जो है ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू क्या है, घटती जा रही है। और जब हमारा हर जो है घटता जा रहा था, जब अभी हम देख रहे थे ऊपर से देखिए, तो ये घट रहा है, तब हमारी वैल्यू क्या है, बढ़ रही है।
और जब ऊपर से देखेंगे तो ये देखिए हमारी हर जो है बढ़ रही है, तो हमारी ये वैल्यू घट रही है। तो यही इसका रिलेशन होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि ये आरोही क्रम में हम लोगों ने कैसे तुरंत देख करके ही टिक कर दिया। ठीक, थोड़ा सा आप माइंड लगाए, तुरंत आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 36 में करा है, दी गई आकृति में सरल रेखाएं यमन पैरेलल ओपी, यानी यमन समांतर ओपी को एक तिर्यक रेखा क्यू आर काट रही है। अब पूछ रहा है यदि कोण यक्स इज इक्वल टू कितना है 2 कोण वाई है, तो कोण वाई का मान निकालना है। ठीक, क्या होगा चारों ऑप्शन में आपको बताना है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिगर में क्या दिया है, यक्स और वाई, इसे तरह एंगल बनाया गया और यक्स की वैल्यू क्या दिया गया है 2 कोण वाई, यानी वाई का दूना है यक्स की वैल्यू। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है वाई का मान क्या होगा। अब आप जानते हैं कि एक प्रमेय होता है, आप पढ़ते आए होंगे, जब किसी दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो उसके अंदर का जो ये एंगल होता है, इन दोनों का सम हमारा क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये क्लियर है, आपको पता होगा। जब ये आपको मालूम है कि 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, लिख सकते हैं कि यक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, लिख दिए। अब यक्स को हम यहीं छोड़ते हैं, पूछ रहा है वाई ना, तो इसीलिए हम वाई रखते हैं। यक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 वाई लिख लिए, एंगल अभी छोड़ दिए, चलिए लिख ही देते हैं 2 वाई प्लस और ये एंगल वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक, ऐसा लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ये 3 कोण वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। अब ये कोण वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 उधर गया, 180 में भाग दे दिए 3 का, 3 छक 18, ये 60 डिग्री आ गया, यानी कोण वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। कहीं मैच कर रहा है क्या, ये भी आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है, राम श्याम और श्वेता की औसत आयु 46 वर्ष है। यदि महेश की आयु भी जोड़ दिया जाए तो भी औसत 46 वर्ष बना रहता है, तो महेश की आयु क्या है। आप एक बार दिमाग दौड़ाइए, कैसे लग सकता है। यहाँ पे बस कॉमन सेंस यूज करना है आपको। जब 3 लोग थे तब उसकी औसत आयु कितनी थी 46 थी, अब एक और ऐड हो गए तब भी 46 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनके औसत आयु पे, और इससे स्पष्ट होता है कि जो महेश आए हैं उनकी भी आयु क्या है 46 ईयर है। ठीक है, इसीलिए डिफरेंस नहीं हुआ। कैसे, देखिए, जैसे 46 आई है औसत आयु, यानी 3 से भाग दी गई है, तब इज इक्वल टू कितना है 46 आया है। तो अब जब एक लोग और आ गए तो 4 से भाग दी जाएगी, तो यानी 46 ही ऐड होगा, तभी तो 46 आएगा। फिर अगर हम 46 इसमें नहीं ऐड करते, कुछ और ऐड करते, तो फिर 4 से भाग देते तो 46 नहीं आता, लेकिन 46 इसमें ऐड किए हैं, इसीलिए क्या है जब भाग देंगे तो फिर 46 आता है। तब यहाँ तो 4 से कर रहे हैं ना, तो इसलिए 46 आ रहा है। तो क्या हो गया ये 46 वर्ष। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहीं मैच कर रहा है क्या, ये हो जाएगा ए। ठीक, 46 ईयर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत आप टिक मार करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, ऐसा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है, रीता ने एक वस्तु 408 रुपये में बेचकर 36% लाभ कमाती है। रीता की उस वस्तु की कीमत क्या है। ठीक है, रीता की उस वस्तु की कीमत पूछ रहा है। आप ध्यान दीजिए, रीता ने 408 रुपये में बेचकर 36% लाभ कमाती है, तो यानी कितना 36% है। अब इस 36% को हम प्लस में लिखे हैं तो 36/100 कर सकते हैं। तो आप जानते हैं 4 9 36 होता है और ये 25 चौके 100। ठीक है, ये प्लस में है, हमने आपको बताया था कि जब प्लस में होता है क्या करते हैं 25 और 9 कितना हो गया 34, 34/25 हो गया। अब रीता क्या है 408 में बेची है, यानी ज़्यादा में बेची है, तभी तो 36% लाभ कमाई है, यानी वो 34 में बेची है। 34 बराबर क्या है 408, यही 34 में बेची तभी तो 408 के बराबर है। अब हम 34 का भाग दे देते हैं इसमें। 34 का भाग कैसे दिया जाएगा, डिवीजन वाला मेथड आपको बताए थे इस तरह। ठीक है, अब 3 से हम भाग देते हैं, 3 एक करने में हो गया, यहाँ 1 हो गया 10, तो 4 एक करने में 4 हो गया, 10 में से 4 घटा हमारा कितना हो गया 6 हो गया, तो 3 दूनी 6 कर लेंगे और 4 दूनी 8 यानी 12 आ गया। तो हमारा क्या हो गया, एक पार्ट इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, एक पार्ट हमको क्या मिल गया, यानी
34 बराबर क्या हो गया 408, तो एक पार्ट इज इक्वल टू इसे काट देते हैं, हमारा 12 हो गया, यानी एक पार्ट इज इक्वल टू 12 हो गया। तो 25 पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 गुणे 12 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 6 30, यानी कितना हो गया ये 300। 300 कहीं मैच कर रहा है क्या, ये डी हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये डिवीजन जिस तरह हम करते हैं ये आपको शॉर्ट ट्रिक सीरीज में मिल जाएगी, मैंने डिवीजन करना सिखाया है उसमें, ये आप कैसे कर सकते हैं जल्दी से, ठीक। और जिसको सीखना है वो जाकर सीख तक सकता है, किसमें, शॉर्ट ट्रिक सीरीज, मेरे ही वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी शॉर्ट ट्रिक सीरीज। और शॉर्ट ट्रिक सीरीज नंबर 15 में आपको मिलेगा, 15 में आपको डिवीजन कैसे आसानी से किया जाए वो आपको मिल जाएगा, जो मैं यहाँ पे जल्दी से कर दिया ऐसे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए ऐसे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 39 में करा है, यदि रोहित के कार की लागत 25% और 20% की दो अनुक्रमिक कटौती, यानी क्रमिक कटौती जो आप बोलते हैं, करने के बाद यम रुपये आती है, कितनी आती है, यम रुपये आती है, तो कार की मूल लागत क्या है, यही पूछ रहा है। तो आप क्रमिक जो डिस्काउंट बोलते हैं, क्रमिक बट्टा बोलते थे आप, इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाते आए होंगे अब तक। अब वो कह रहा है इन दोनों के डिस्काउंट देने के बाद फिर उसके पास यम रुपये मतलब आती है कटौती करने के बाद, तो वही पूछ रहा है कि लागत क्या है। तो अब आप सोचिए इसे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कैसे, एक तरीके से कि ये यम रुपये आ रहा है उसका, ठीक, और उसने डिस्काउंट कितना दिया, 25% दिया, तो 25% डिस्काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो -25 कर सकते हैं। और तुरंत क्रमिक बट्टा लगता है तो आप जानते होंगे कि तुरंत ऐसे मल्टीप्लाई करके लगता था जब भी कोई क्वेश्चन लगाए होंगे। तो फिर इसका भी हम -20% लिखते हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं, डिस्काउंट मतलब छूट दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब घटा रहे हैं, तो इसलिए माइनस लगा दिए। तब इसको हम क्या लिखेंगे, 25% को 1/4 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, -1/5 लिख दिए। और आपको पता है कि जब माइनस हम लगाते थे तो क्या करते थे, घटाते थे, यानी 3/4 लिखेंगे इसको, और इसे क्या लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे। तो 4 इस 4 को काट दिया, तो यानी कितना बचा हमारा, 3/5, ठीक। अब इधर क्या था, लागत था, और इधर क्या है, हमारा बचा हुआ था यम। तो अब ध्यान दीजिए, लागत को यहीं छोड़ते हैं, यहीं लिखें या ना लिखें, लेकिन आप डायरेक्ट अगर लगा रहे हैं तो हम लोग ऐसे ही लगाते हैं। यहाँ समझते हैं एक लागत है, 5 इधर लेकर आए, तो 5 इधर लेकर आए तो ये हमारा 5m हो गया, और ये हम 3 लेकर आए तो 3m, 3 नीचे आ गया, तो और इधर लागत था, तो यानी हमें लागत कितना मिला, 5m/3, यही हमारा आंसर हो गया। कहीं मैच कर रहा है क्या, 5m/3 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। कौन, ये, ठीक। अब इसी को अगर हम यक्स वाले मेथड से आप लोग को बताएं तो कैसे लगाया जा सकता है। आप लोग यक्स के बहुत फेवरेट हैं, बहुत लोग ज़्यादातर यक्स से ही पसंद करते हैं, सर मुझे यक्स से ही बताइए, तो ये यक्स से भी बता देते हैं। तो मान लिए क्या है, माना लागत इज इक्वल टू यक्स रुपये है, ठीक है, यक्स रुपये मान लिए। तो अब क्या कर रहा है कि हमारा यम रुपये बाद में बचती है कटौती करने के बाद, तो यानी यम रुपये इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यक्स का, अब पूरा कर ले रहे हैं ना, यक्स का, अब जब 25% डिस्काउंट दे रहे हैं तो बच कितना रहा है, 100 - 25 करेंगे कितना आएगा, 75 आएगा, यानी 75% बच रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए और कितना बच रहा है, इसी का कितना बन रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना बचेगा, 80% बनेगा, यानी यक्स का फिर 80% बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यक्स का 75% यानी क्या लिखेंगे, 3/4, और ये 80% को आपको पता होना चाहिए क्या लिखा जाता है, 4/5, ठीक। अब ये हम क्या किए, यक्स, और वही कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे पीछे वाला जो था इसे काट दिए, तो हमारा 3/5 हो गया, और ये हमारा इधर हो गया, 5 इधर आया तो हमारा 5m हो गया, और 3 इधर ले आया तो 3 नीचे हो गया, और ये x हो गया, और इधर हमारा x की वैल्यू आ गई जिसको हमने माना था लागत के रूप में, ठीक है। तो ये हमारी आंसर आ गई। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको समझने में। अब क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40 अब तक आप पढ़ लिए होंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 लड़के या 7 लड़कियाँ किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 12 लड़के और 7 लड़कियाँ उस काम को करने में कितना दिन लेंगे। अब आप सोचिए इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए जहाँ पे आपको दिख रहा है
बॉयज़ और गर्ल दोनों, ठीक है, और दोनों का कॉम्बिनेशन ग्रुप में दिया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ पे या दिया है, तो जब भी या दे देता है तो हमारा वही जो क्वेश्चन आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? या तो हम सभी को इन दोनों को निकालना है, यही वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों में क्या करते हैं, या तो हम लड़के और लड़के ही बना लेते हैं, या लड़की यहाँ रखते हैं, यहाँ भी लड़की बना लेते हैं। ठीक इसी तरह हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 4 बॉयज़ इज इक्वल टू कितने हो गए, 7 गर्ल के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पूछ रहा है, और ये 12 दिन में कितने, 12 डे में कंप्लीट करते हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 12 हमने 12 लड़के लिया, 12 बॉयज़ प्लस और ये 7 गर्ल, यही निकालना है। ठीक, यही हमको निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, चाहे जिससे आप लगाइए, चाहे आप बॉयज़ बना लीजिए तब भी आसानी से लग जाएगा, गर्ल बना लीजिए तब भी। चलिए आपको दोनों तरीके से बताते हैं। हम पहले गर्ल ही बना देते हैं। ठीक है, तो ये 12 बॉयज़ हैं। ठीक, तो इसको हम पूरा गर्ल की तरह ट्रीट करते हैं। तो 12, जब 4 बॉयज़ बराबर 7 लड़कियाँ हैं, तो 12 बॉयज़ बराबर कितनी लड़कियाँ होंगे, तो यानी ये 12 को हम क्या लिखेंगे, 4 × 3 बॉयज़ प्लस 7 गर्ल। तो हमारा ये 4 आ गया कि नहीं, तो ये 7 लिख सकते हैं, 7 × 3, अब ये गर्ल बन गया प्लस 7 गर्ल। तो यानी कितना हो गया, 7 × 3 = 21 गर्ल प्लस 7 गर्ल। अब यहाँ में ध्यान दिए, इसको बढ़ा लेते हैं आगे, तो हमारा 21 और 7 कितना हो गया, 28 गर्ल हो गया। ठीक, अब ये 28 गर्ल हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चूँकि जान रहे हैं 7 गर्ल इज इक्वल टू कितने हैं, 12 डे है। ठीक है, 7 गर्ल इज इक्वल टू कितने हैं, 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो अब 28 गर्ल इसको बनाना है तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब लेफ्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा ना कीजिएगा कि राइट में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 7 गर्ल किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अब जब इसका 4 गुना कर देंगे तो यानी नंबर ऑफ़ गर्ल्स बढ़ गई। जब नंबर ऑफ़ गर्ल्स बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा ये जो डे है वो घट जाएगा। ठीक, ज़्यादा आदमी आप लगाएंगे तो कम दिन में काम आपका समाप्त हो जाएगा, और कम आदमी लगाएंगे तो ज़्यादा दिन लेगा। ये तो आपको फैक्ट पता ही होना चाहिए। तो अब क्या है, 4 से हम इसमें डिवाइड करते हैं, 4 से 4 तिहाई, तो हमारा कितना हो गया, 3 डे हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। कहीं मैच कर रहा है क्या, ये 3 डे। और मैंने अभी आपसे बात किया था कि मैं अगर बॉयज़ बना दूँ सबको तो फिर कैसे लग सकता है। देखिए, अब ये 4 बॉयज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये 4 बॉयज़ के पास जाते हैं, 12 बॉयज़ प्लस 7 गर्ल, ये दिया गया है। ठीक है, अब हम 12 बॉयज़ 12 लड़कों को छोड़ते हैं यहाँ पे, और 7 गर्ल बराबर कितने हैं, 4 लड़के हैं, तो हम यहाँ 4 बॉयज़ लिख लिए। ठीक, तो हमारा कितने हो गए, 12 × 4 = 16 बॉयज़ हो गए। तो अब सोचिए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए आप, कि 4 बॉयज़ बराबर, अभी आप क्या जाने, 4 बॉयज़ बराबर कितने हैं, 12 डे, 12 डे हम कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो 16 बॉयज़ कितने दिन कंप्लीट करेंगे, यानी इसमें हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 16 बॉयज़ हो जाता है। तो लेकिन जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 × 3 = 12, तो हमारा कितना हो गया, 3 डे आ गया। तो यानी हम इस तरह लगाएंगे तो भी लग जाएगा, और इस तरह लगाएंगे तो भी। सभी को हम अगर गर्ल ट्रीट कर ले रहे हैं तब भी लग जाएगा, सभी को हम बॉयज़ ट्रीट कर ले रहे हैं तब भी लग जाएगा। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े जो एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो हमारे इस मुहिम को कामयाब करने में एक अचूक रामबाण साबित होगा 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले एग्जामिनेशन में। तो आज की वीडियो यदि आप लोग को पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो एक बार फिर से कहेंगे दोस्तों, अब की बार आरआरबी पार। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।